जो बिल है ये इस देश की सबसे बड़ी जो उद्योग जगत है या व्यवसाय का जगत है, जिसके अंदर हम बहुत बड़ी मात्रा में देश का पैसा जिसके अंदर लगता है और संचालित होता है। हम चाहते हैं कि वहाँ एक रेगुलेशन आए, क्योंकि विश्व के सभी देशों में और सभी विकासशील देशों के अंदर हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर एक रेगुलेशन है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है, और उसका नुकसान ये होता है कि हम अच्छे और खराब बिल्डर, अच्छे और खराब कंज्यूमर, इसके बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये रेगुलेशन ला करके सरकार इस देश के अंदर रियल एस्टेट के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है, और अब उसके साथ ही वो अच्छे बिल्डर और अच्छे कंज्यूमर को संरक्षण प्रदान करना चाहती है। ये पहले की तुलना में यह बिल इस सिलेक्ट कमेटी ने, जिसके अंदर सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, उन सब ने मिलकर के इसको और अधिक अच्छा करने की कोशिश की है। और मुझे बताते हुए गर्व भी है कि कमेटी देश के सभी कोनों में गई। ये कलकत्ता गई, बेंगलोर गई, मुंबई गई, शिमला गई, दिल्ली में बैठ करके एनसीआर को सुना, और उसके बाद में हमने करीब करीब 500 से अधिक स्टेक होल्डर्स को सुना और उनसे पूछा कि बताइए इस बिल के अंदर क्या करने से ये और ताकतवर हो सकता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि सारे मेंबरों ने इसमें बहुत अच्छे से भाग लिया, और समाज, बिल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, लीगल फर्म्स, एनजीओस, इन सब ने भी हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए। उन सब में जो अच्छी चीजें थी और जो कर सकने योग्य थी उसको हमने इस बिल में जरूर जोड़ा है। सबसे पहले तो रेगुलेशन होना ये कंज्यूमर का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि फिर कोई नियम तो बना देश में। लेकिन यहाँ पर हमने कई छोटी छोटी चीजें जोड़ी है, जैसे सुपर बिल्टअप एरिया, ये सब हटा करके हमने कहा है कि कारपेट एरिया ही अब नापने का पैमाना होगा। 2 दीवारों के बीच में, अर्थात कमरे में 4 दीवार के बीच में जो यूजेबल एरिया है वही कारपेट एरिया कहलाएगा। अब कोई बालकनी है, कोई हैंगिंग छत है या और कोई भी हिस्सा है, तो उसको आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। कंज्यूमर का सबसे बड़ा फायदा इस बात पे होने वाला है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के पहले, शुरू होने के पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन के अंदर भूमि की चतुर्सीमा क्या है, भूमि की मालकियत क्या है, भूमि का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर कितने फ्लैट्स या बंगले बनने वाले हैं, ऐसी सारी जानकारी वेबसाइट पर कंज्यूमर को उपलब्ध रहेगी। वो उसे कभी भी देख सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी जो आवश्यक जानकारियां हैं वो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वेबसाइट पे नहीं आ जाए। अब वो जमाने चले गए, एक खूबसूरत महिला और बहुत कोई लड़के को दिखा करके आप एक पॉन्ड और हरियाली वाला विषय और एक प्राकृतिक ऐसा दृश्य खड़ा करते थे जो बहुत सुंदर होता था, जो यथार्थ में होने ही वाला नहीं है। तो अब कोई भी विज्ञापन नहीं जारी कर सकता जब तक कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, और आप ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिखा सकते जो आप देने वाले नहीं हैं। आप जो दिखाएंगे वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी जवाबदेही है। अब इसके कारण फ्लाई बाय नाइट्स जितने भी बिल्डर्स होंगे वो अपने आप दूर हो जाएंगे। कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं है तो बिल्डर बन जाओ, वो दिन अब इस देश में लदने वाले हैं। बिल्डर और जो मिडलमैन है, ये दोनों अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ नहीं है तो बन जाओ। अब उसके लिए तकनीकी जानकारी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे आर्किटेक्चर के, सिविल इंजीनियरिंग के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के युवा आगे बढ़ें, उद्यमी बने, वो अधिक से अधिक मात्रा में रियल एस्टेट्स के अंदर साहस करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसे लागू करें। लेकिन जैसे ही ये होगा वैसे ही जो खराब बिल्डर हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे, और मुझे लगता है उसके कारण कंज्यूमर्स का जो नुकसान आज तक होता आया है वो अब आगे नहीं होगा। लोग
एक शहर के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, उस पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाते थे, शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते थे। अब ये नहीं हो पाएगा। एक एस्क्रो अकाउंट होगा, उसके अंदर जो पैसा आएगा उसका 50%, ये न्यूनतम है। राज्य सरकार चाहे तो इसे बढ़ा सकती है। उस अकाउंट से जो पैसा निकाला जाएगा वो पैसा केवल निर्माण के लिए होगा। अब आप उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, किसी अन्य काम में नहीं ले जा पाएंगे। और जहां तक प्रोजेक्ट डिले होने हैं तो उसमें हमने बिल्डर का भी ध्यान रखा है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी प्राकृतिक अनावृष्टि हो गई, तो उसके कारण जो प्रोजेक्ट डिले होगा, तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इस बात की चिंता करेगी कि व्यक्ति अगर वास्तव में पीड़ित है, अगर भूकंप ही आ गया है, तो उसको प्रोजेक्ट को डिले होने की कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने निर्धारित तिथि को फ्लैट नहीं दिया और उसके लिए उसकी अपनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके ऊपर फीस लगाएगी, टैक्स लगाएगी। और एक सक्षम अथॉरिटी है जिसके नाखून भी हैं और जिसके दांत भी हैं। अगर इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक पंक्ति के साथ कोई पढ़ेगा तो सामान्य आदमी भी कह देगा कि ये जो बिल है ये कंज्यूमर के हित में है, उद्योगों के हित में है। अर्थात हाउसिंग इंडस्ट्री कहूं या रियल एस्टेट का सेक्टर कहूं, उसके लिए उपयोगी है, उसके लिए लाभप्रद है। और हम सब देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है हाउसिंग फॉर ऑल अप टू 2022, वो इस बिल के कारण आगे बढ़ेगा। अब तो ये भी होने वाला है कि आप केवल प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, साथ में प्रमोटर भी ब्लैकलिस्ट होगा, उसका फोटो भी होगा कि ये 4 लोग हैं, इन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट डाला था, ये प्रोजेक्ट ठीक से नहीं हुआ, तो वो वेबसाइट पे स्थायी रूप से रहने वाला है। इसलिए ये कहना अपनी जगह ठीक नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अच्छा विपक्ष बनने के लिए थोड़ा अध्ययन, थोड़ी गंभीरता और थोड़ा विषय में प्रवेश जरूरी है। ये भय कि रेगुलेशन आने के कारण इस उद्योग को कोई प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो एक भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप मुझे बताइए, किसी शहर में अव्यवस्था होने पर अराजकता फैलती है या व्यवस्था होने पर अराजकता फैलती है? व्यवस्था होने पर सब कुछ ठीक होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर की महिलाएं ठीक से जाती है, कामकाजी महिलाएं काम पे चली जाती है, शाम को सब लोग सकुशल घर लौट जाते हैं। ये व्यवस्था का सूचक है। इसलिए हमें रेगुलेशन को उसी हिसाब से समझना चाहिए कि इस देश के अंदर एक रेगुलेशन आने के कारण, एक बिल आने के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसके कारण अराजकता आ जाएगी या उसके कारण कोई कम पैसा इस सेक्टर में आएगा, इसकी चिंता नहीं है। और जहां तक रोजगार का सवाल है, इसके अंदर रोजगार बढ़ने वाला है। आप देखिएगा कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर ये उद्योग बहुत तेज गति से बढ़ेगा। और इसलिए हमने इस उद्योग के अंदर इन्वेस्ट करने वाले जो बल्क बायर हैं, उनके हितों को सुरक्षित किया है। हमने कहा है कि ठीक है, आप खरीदिए, आप 4 फ्लैट खरीदिए, 10 खरीदिए, लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि कोई बल्क बायर मूल प्रोजेक्ट में बदलाव करने की स्थिति में वो केवल एक सिंगल वोटर ही रहेगा। तो इस बात की सारी चिंताएं कर ली गई हैं और हमने हर एंगल से उसको सोचा है। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, निरंतर उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। आज से 2 साल बाद में, 3 साल बाद में जो लोग आएंगे, उन्हें लगेगा कि कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर होना चाहिए, तो वो उसके अंदर फिर कर सकेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये बिल अपने आप में एक बहुत सक्षम बिल है। नहीं, वो करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो असंगठित होते हैं, बिल्डर संगठित होते हैं, उनकी यूनियन होती है, उनकी अपनी एक एसोसिएशंस होती है, वो सब मिलकर के राजनीतिक प्रशासनिक दबाव खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो तो बिखरा हुआ है। वो आर्थिक रूप से इतना बड़ा नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। लेकिन अब रियल एस्टेट के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके अंदर रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज उसका प्रमुख रहेंगे राज्य के अंदर, और सभी राज्यों में उसका अस्तित्व रहेगा अगर राज्य सरकारें अपने यहाँ उसे लागू करती है तो। और उसके अंदर अपनी बात को कहने का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को रहेगा, हर उस उपभोक्ता को रहेगा। इस बिल के अंदर कहा है
कि 500 स्क्वायर मीटर और 8 फ्लैट से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में आना पड़ेगा। देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज करते हैं जिसके माध्यम से इस उद्योग का भला होना है, इस सेक्टर को अच्छा होना है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को आना है, रेगुलेशन को आना है, तो स्वाभाविक है कि जिन जिन का हित प्रभावित होता है वो सब कोशिश करते हैं कि ये ऐसा कोई बिल बंद बनाओ, ये बगैर बिल के चलने दो, क्योंकि इससे कोई चीज का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के दबाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आते रहते हैं और उन सब दबावों को झेलना और उसको झेल करके उसके पार उतरना ये नीति निर्धारकों का काम होता है। सामान्यतः मैं इस प्रकार के दबावों की चिंता नहीं करता, लेकिन दबाव के आने से हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन कौन का हित इससे प्रभावित हो रहा है।